बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार एंड वेलकम टू वन आइल्स टिप अ डे। आज हम थोड़ा सा जनरल बात करेंगे आइल्स के हवाले से। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज की बात करेंगे, लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात करेंगे, और ये जो 21वीं सदी चल रही है और ये जो स्मार्टफोन की एज चल रही है, ये हमें किस तरफ लेकर जा रही है, ये हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स को किस तरह ख़राब कर रही है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं रहते और ना ही हमारी कंट्री में इंग्लिश का बोलने का कोई माहौल है। इतना माहौल नहीं है। मेरे फ्रेंड्स से बात करेंगे तो वो समटाइम मजाक उड़ाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जिनके साथ हमने इंग्लिश में बात करनी है, ओवरऑल चूँकि इंग्लिश के ऊपर इतनी ग्रिप नहीं है हमारे मुल्कों में, तो वो जिनके साथ हमने बात करनी है उससे बजाय इंग्लिश इम्प्रूव होने के वो उसी जगह पे खड़ी रहती है, सेचुरेशन का शिकार रहती है, स्टैटिक होती है। ऐसा क्या हुआ कि हमने पंजाबी सीख ली, हमने उर्दू सीख ली, हमने अपनी नेटिव ज़ुबान सीख ली, लेकिन जो हमारे टीचर्स हमें बचपन से पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे वो हम नहीं सीख सके, या जो हम खुद सीखना चाह रहे थे कूल लगने के लिए, हिप लगने के लिए, हम क्यों नहीं सीख सके? What was the reason? तो मेरे जहन में ये आता है कि हमने ना बेसिकली अपनी आदतें ख़राब की। मुझे याद है जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया ना नया नया, तो हम लोग यूज़ करते थे उसे। तो उस वक्त क्या होता था कि वर्ड्स लिखे हमने और स्पेलिंग बेशक गलत सलत लिख दी, उसने हमें बता देनी है कि जी ये सजेशन है जी, इसको स्पेलिंग को आप ठीक कर लें। उससे क्या हुआ, स्पेलिंग्स याद करनी छोड़ दी, फोनेटिक्स छोड़ दिए। अच्छा, जब ये मोबाइल के ऊपर टाइपिंग का सिस्टम शुरू हुआ तो हमने एब्रीवेशंस यूज़ करनी शुरू कर दी। ऐसी ऐसी इलॉजिकल एब्रीवेशंस यूज़ करनी शुरू कर दी कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। उन एब्रीवेशंस की वजह से हम इंग्लिश में लिंग्विस्टिक स्किल्स के अंदर पीछे रह गए। अच्छा, अब जब से ये इमोजी और इमोट आइकन्स जब से ये आए हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि सोशल मीडिया पे किसी बंदे की तस्वीर पे या किसी बंदे की वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं, और वो कमेंट्स क्या होते हैं कि वो एक ऐसे इस तरह का एक निशान होता है, या वो सब लिखा होता है, या फिर कोई इस तरह का इमोजी आगे से भेज दिया जाता है कमेंट करने के लिए। तो जब तक हम कुछ लाइंस नहीं लिखेंगे, लेट्स से एक बंदे ने एक पिक्चर लगाई है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए कम से कम एक लाइन तो लिखनी चाहिए ना, वन लाइनर। मैं नहीं कह रहा पूरा पैराग्राफ आप लिखें उसके लिए, लेकिन वन लाइनर होना चाहिए ताकि उस बंदे को आपका मैसेज भी डिलीवर हो, उसको पता चले कि ये कस्टमाइज्ड मेरे लिए इसने ये मैसेज लिखा है, ये को सबके साथ ये मैसेज कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। तो स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, या अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने उर्दू का कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है। वो क्या करते हैं, वो उर्दू में टाइप करते हैं लेकिन आगे से रिस्पॉन्ड करते हैं अल्फाज के साथ, इमोजीज के साथ नहीं। तो पॉइंट ये है कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है, अपलोड करना है, आपने कुछ सजेशन देनी है, वन लाइनर दें, लेकिन ज़रूर लिखें, लिखने की आदत बनाएं। अच्छा, पढ़ने की आदत बनाएं। सोशल मीडिया ने हमें इतना ख़राब कर दिया है कि किसी का स्टेटस 2 लाइनों से बड़ा हो ना, हम उसको पढ़ते ही नहीं, हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। हाँ, कोई टिकटॉक की वीडियो लगी हो, कोई तस्वीर लगी हो, उसके ऊपर हम रुक जाते हैं। लेकिन जब जहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हो, कोई पैसेज लिखा हो, वो हम नहीं पढ़ते। अच्छा, क्लिक बेट की तरफ हम जाते हैं। क्लिक बेट क्या होता है जी? हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया, हर बंदा उस पर क्लिक शुरू कर देगा, क्लिक 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 क्लिक। लेकिन जहाँ पे किसी बंदे ने लिखा हुआ है कोई अच्छा आइडिया, जैसे मैं ये सड़क पे चल रहा हूँ तो किसी ने सड़क पे चलने के एटिकेट्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे लिखने की पढ़ने की बात आएगी वहाँ पे हम उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते। तो इन सारी आदत की वजह से हम लोग लिंग्विस्टिक्स में पीछे रह गए हैं। आप अभी भी किसी जगह पे ट्रैवल करें इंटरनेशनली, इंग्लैंड में जाएं,
इंग्लैंड में आप देखेंगे कि लोग बस में जा रहे हैं, ट्यूब में जा रहे हैं, उनके हाथ में बुक है। अच्छा, बुक अगर वो नहीं भी कैरी करना चाहते, उनके हाथ में किंडल होती है। किंडल वो अमेज़ॉन का जो टैब है वो होता है, उसके अंदर बुक होती है, मतलब डिजिटल बुक होती है, वो उससे पढ़ रहे होते हैं, नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये जो थरथल्ली मचाने वाले न्यूज़ चैनल्स जब से शुरू हुए, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ने छोड़ दिए। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ भी लिए तो सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी, जो इदारिये हैं, जो कॉलम्स हैं, नहीं पढ़े, उर्दू में नहीं पढ़े, मतलब अपनी नेटिव लैंग्वेज के अखबार में नहीं पढ़े। इंग्लिश अखबार में कॉलम पढ़ना तो बहुत दूर की बात होगी। बुक्स हमने पढ़नी छोड़ दी। हमने मैगजीन्स जो होते हैं, अब मुझे याद है मैं जब छोटा था तो द साइंटिस्ट नाम का एक मैगजीन होता था इंग्लिश में, वो मैं ईमेल में मैं सब्सक्रिप्शन ली हुई थी उसकी ना। तो वो ज़माना ज़रा इतना डिजिटल एज नहीं थी ना, तो वो सब्सक्रिप्शन बड़ी थी। वो हर महीने मुझे ईमेल करते थे कि जी ये हमारा नया शुमारा आया है, और फिर मैं उसको रीड आउट करने की कोशिश करता था। मुझे नहीं समझ आती थी, कई उसमें साइंटिफिक टर्म्स ऐसी यूज़ होती थी जो मुझे नहीं समझ आ पाती थी, लेकिन मैं उसको अपने कच्चे जहन के साथ पढ़ता रहता था। अंग्रेज़ी के नॉवेल्स दूर की बात है, उर्दू के नॉवेल्स कोई नहीं पढ़ता। अंग्रेज़ी के नॉवेल्स पढ़ना शुरू करें, आपको इंग्लिश लैंग्वेज खुद ब खुद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि नॉवल के अंदर सेंटेंसेस लिखे होते हैं। आपको सेंटेंसेस जब आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके लिए बोलना, आपके लिए लिखना, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट्रीज होती थी नेशनल ज्योग्राफिक पे, डिस्कवरी चैनल पे डॉक्यूमेंट्रीज होती थी। लिसनिंग बढ़ती थी उनको देख के, नॉलेज बढ़ती थी, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता था। फिर मूवीज़ देखने से, अच्छा मुझे बताएं, हॉलीवुड का एक्टर्स के नाम सबको पता है, हॉलीवुड की फिल्मों के नाम सबको पता है, ये थोर क्या है, हल्क क्या है, आयरन मैन क्या है, सबको पता है। लेकिन वो इंग्लिश मूवीज़ जो हैं वो भी हमने वो देखनी है जो डबिंग हुई हो हमारी नेटिव लैंग्वेज में। तो अगर आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, तो नेटफ्लिक्स एंड चिल से आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान पे महारत आनी चाहिए, फिर आपको नेटफ्लिक्स एंड चिल का फ़ायदा भी है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे डेली 2 घंटे लगा रहे हैं, आप उस पर मूवीज़ देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, सीज़न देख रहे हैं, लेकिन आप अगर उससे लर्निंग नहीं कर रहे, ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ा नहीं रहे, मुशाहिदे की कुव्वत बढ़ा नहीं रहे, तो फिर तो वो वाकई वो एक स्किल में ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब मूवीज़ देखना तो एक प्योरली एंटरटेनमेंट है ना, प्योर एंटरटेनमेंट, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूँगा। मेरे ख्याल में अगर आप मूवी देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश को छोड़ें, आप तमिल कोई मूवी देख लें, तो उससे आपको तमिल कल्चर के बारे में पता चलता है, कल्चर्स के बारे में मूवीज़ बताती हैं, आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, लिंग्विस्टिक्स के बारे में मूवीज़ बताती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मूवीज़ से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज स्किल्स? एकेडमिक लैंग्वेज स्किल्स नहीं, एकेडमिक इतनी ज़्यादा तो नहीं आप इम्प्रूव करेंगे मूवीज़ देख के, लेकिन जिनको लाइफ स्किल्स कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लाइफ स्किल्स है ना ये, तो डे टू डे में हमें ये काम आती हैं सारी, तो ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आप अपनी, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज बाय वॉचिंग मूवीज़। I get it, you want to entertain yourself, you want to relax, you want to chillax in your life. All right, okay, do that. Watch movies. Watch as many movies as you want. People think they are only form of entertainment, and I beg to disagree. I think you can learn, you can improve your language skills from watching those movies. अच्छी movies जब आप देखेंगे ना, ड्रामा मूवीज़ अगर कोई देखें, मूवीज़ में आप बेशक सुपर हीरो वाली मूवीज़ देखें, मार्वल की मूवीज़ देखें, आयरन मैन देखें, स्पाइडर मैन देखें, कैप्टन अमेरिका देखें,
उससे भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी। तो मूवीज़, अच्छा नॉवेल्स, स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें ये बड़ी मैटर करती हैं। पॉडकास्ट तो बहुत अगला लेवल है ना, कि टेड टॉक सुने जी आप, टेड टॉक के ऊपर मोटिवेशनल स्पीच को सुने आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पॉडकास्ट सुननी शुरू कर दें, तो ये तो बड़ा एडवांस लेवल है। आप यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के ट्यूटोरियल्स होते हैं। यकीन माने हर चीज़ के ऊपर ट्यूटोरियल मौजूद है। आपने सीखना है ना कि ड्राइविंग कैसे सीखनी है, इसके ऊपर ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। हर चीज़ के ऊपर आपको बड़े बड़े डिटेल्ड वर्जन्स मिलेंगे। वो ट्यूटोरियल्स जो है वो उससे आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इम्प्रूव होगी, आपको स्किल भी मिलेगी, आपको स्किल अलहदा सीखने को मिलेगी, साथ आपकी लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी, आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। तो यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम जब म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक सुनने से मेरा नहीं ख्याल कि आपकी अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। हाँ, आप उसमें म्यूज़िक सुनने के बजाय आप ट्यूटोरियल्स पे जाएं, वहाँ पे जो वो स्किल्स के बारे में आपको बता रहे हैं, हर चीज़ के बारे में तो बताते हैं वो, कि आपने एडोब को कैसे यूज़ करना है, आपने फलाने को कैसे यूज़ करना है, आपने ढमकाने को कैसे यूज़ करना है, आपने ईमेल कैसे लिखनी है, लेटर कैसे लिखना है, हर चीज़ तो उसमें यूट्यूब की वीडियोज़ में मौजूद है। अब उसमें भी हमारा क्या सीन है, क्योंकि हम सोशल मीडिया वाली वीडियोस देखने के आदी हैं, टिकटॉक के आदी हैं, स्नैपचैट के आदी हैं। हम छोटी वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, जो 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की वीडियोस होती हैं। जहां वीडियो 8-10 मिनट से ऊपर चली गई, हमने वो वीडियो वो छोड़ देनी है हमने। सो मेरे ख्याल में ना एक रिसर्च की जो एक आदत है ना, ये हमारी ख़त्म हो गई है। अब रिसर्च क्या होती है? रिसर्च ये नहीं होती है कि जी आप स्कॉलर हैं और आप किसी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप ये देखो कि अगर आपको ये जो मेरे सामने एक रिक्शा जा रहा है, ठीक है, रिक्शे का आपको अगर सिनोनिम नहीं पता और आप इस सिनोनिम को लुकअप करते हैं, आप गूगल में देखते हैं, आप इसको किसी डिक्शनरी में देखते हैं। अब ये मेरे पास ये स्टीयरिंग व्हील है, इस स्टीयरिंग व्हील का अगर सिनोनिम नहीं पता और हम इसको गूगल करते हैं या किसी डिक्शनरी में देखते हैं या किसी बंदे से पूछ लेते हैं, किसी नॉलेजेबल पर्सन से पूछ लेते हैं कि जी स्टीयरिंग व्हील का सिनोनिम क्या है, तो ये रिसर्च है। मैं इस छोटी छोटी रिसर्च की बात कर रहा हूँ जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकाल दी हैं। हम जब ये रिसर्च को वापस लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, आप कभी विकिपीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करें, कोई दुनिया का कोई टॉपिक ले लें विकिपीडिया पे, मिसाल मुगल हुक्मरान पहला कौन सा आया था बरे सगीर में, आप उस मुगल हुक्मरान के बारे में पढ़ना शुरू कर दें और उसमें आर्टिकल में से आर्टिकल जब निकलते हैं और आप 3-4 घंटे उसके ऊपर रीडिंग करेंगे, तो आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज भी मिल जाएगी और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव होगी। अच्छा, अब आते हैं वापस आइल्स की तरफ। आइल्स क्या है? आइल्स बेसिकली आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, उनको टेस्ट करने का एक तरीका है। अब आइल्स ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में अंग्रेजी सीख के तो आप उसकी बेस के ऊपर जाके एग्जाम दे दो और आपको बैंड्स मिल जाए। नहीं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप कहो कि मैं 1 महीने में, मतलब मुझे अंग्रेजी जो है वो बिल्कुल ही बिगनर लेवल की आती है, लेकिन मैं 1 महीना तैयारी करके CLB 10 ले लूं। अब जो बिगनर लेवल पे जिनकी इंग्लिश है, तो उनको तो CLB 10 फिर नहीं मिल सकता ना। हाँ, जिसकी इंटरमीडिएट लेवल पे है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, या मतलब वो फ्लुएंट हैं अंग्रेजी में, तो फिर उनको टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उनको देखना पड़ता है कि जी इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसकी क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। वो चीज़ आप 2 वीक्स के अंदर आप उसको स्टडी करके और जाके एग्ज़ाम दे देते हैं। मैंने जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने UK के लिए हायर एजुकेशन के लिए मैंने जाना था, तो मैंने IELTS एकेडमिक का टेस्ट दिया। वो भी सिंगल अटैम्प्ट ही मैंने की, मैं ये रिपीट नहीं किया मैंने IELTS कभी भी। तो उसमें मैंने बैंड्स लिए 7.5,
7.5 बैंड्स लेने की वजह से मुझे जनाबे वाला स्कॉलरशिप मिल गई 5% की। आई नो 5% इज नॉट मच, उस वक्त तकरीबन थे वो 1,20,000 रुपये थे, वो मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। तो अभी जब मैंने कुछ अर्सा पहले जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट दिया आईएलटीएस का, अब वो आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट भी मैंने दिया, सिंगल अटेम्प्ट दिया, ठीक है। उसके अंदर मेरे लिसनिंग में 9 आए, रीडिंग में 8.5 आए। लिसनिंग में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक गलती भी की थी, एक गलती पे शायद 9 बैंड्स आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने एक भी गलती नहीं थी की, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या थी कि मैंने ना फोकस रखा हुआ था लिसनिंग के ऊपर। मुझे सब ने ये कहा था कि जी लिसनिंग में नंबर ज़्यादा लेने हैं, बैंड ज़्यादा लेने हैं, तो मैंने लिसनिंग पे फोकस किया था। मैं डेली एक लिसनिंग का टेस्ट करता था। तकरीबन मैंने 15 दिन आईएलटीएस की प्रेपरेशन की थी। 15 दिन प्रेपरेशन का मतलब ये है कि मैंने सोचा कि मैंने आईएलटीएस करनी है उसी दिन मैंने आईएलटीएस का टेस्ट बुक कर लिया और उसी दिन से मैंने अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दी, ठीक है। ये 15 दिन तैयारी का मतलब है। ये नहीं कि मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ कि आईएलटीएस करूंगा और फिर 6 महीने गुजरने के बाद मैंने आखिरी 15 दिन में कहा कि हाँ जी अब मैं आईएलटीएस की प्रेपरेशन शुरू करने लगा। नहीं, ऐसे नहीं था। अब इसमें देखिएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आईएलटीएस की मेरी जनरल ट्रेनिंग की पहली अटेम्प्ट के अंदर मेरे लिसनिंग के अंदर 9 बैंड्स आ गए, रीडिंग के अंदर 8.5 आ गए, स्पीकिंग में 8 बैंड्स आ गए और जो राइटिंग है उसमें 7 बैंड्स आए। तो मेरी आईएलटीएस की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने उसके लिए कोई ये नहीं था कि 1-2 महीने पहले से मेरे जहन में था कि मैंने आईएलटीएस कर, अगर मेरे जहन में आज ख्याल आया ना कि मैंने आईएलटीएस का टेस्ट देना है, तो मेरे ख्याल में मैंने उसी दिन ही टेस्ट डेट बुक कर दी थी। टेस्ट डेट बुक की मैंने 13 दिन बाद की और मैंने तैयारी शुरू कर दी। और उन 13 दिनों में मैंने तैयारी की किस तरह, मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, बल्कि 9 to 6 जॉब करता हूँ। तो जॉब के बाद मैंने आके घर 2 घंटे डेली के देने, 2 घंटे डेली के दे के मैंने लिसनिंग का एक टेस्ट करना डेली, और या रीडिंग का करना या राइटिंग का करना। स्पीकिंग को मैंने टच ही नहीं किया। राइटिंग के मैंने 2 लेटर्स लिखे प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग का मैंने 1 ऐसे लिखा। ये 3 दफ़ा मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस की, इसके अलावा मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की। मैं इतना बेवकूफ़ था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, तो इसलिए मेरे 7.5 बैंड्स नहीं आए, 7 आए। मैं जब आईएलटीएस का टेस्ट देने गया तो मैं बॉल पेन लेके गया। उन्होंने कहा कि भाई कच्ची पेंसिल से आईएलटीएस का टेस्ट होता है, आपको किसी ने बताया नहीं? मुझे ये भी नहीं था पता कि कच्ची पेंसिल से ये लिखते हैं। मुझे राइटिंग के अंदर नहीं था पता कि BP1 क्या होता है, BP2 क्या होता है। आपने 280 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने। मैंने कोई 6 पैराग्राफ लिखे अपने ऐसे के अंदर। मैंने 430 वर्ड्स लिखे ऐसे के अंदर, ठीक है। ना ही मुझे ये पता था कि एग्री डिसएग्री के जवाब में क्या करना होता है, कि पहले में आपने एग्री की 2 एग्जांपल्स देनी है या डिसएग्री करना है या क्या करना है, मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया। मैंने क्या किया कि जब मैं राइटिंग का टेस्ट देने गया तो मैंने अपनी बेस्ट राइटिंग स्किल्स को एग्जिबिट किया उसमें। जिस अंदाज में मुझे, मेरे जहन में मैंने एक स्टोरी बनाई और उस स्टोरी के ऊपर मैंने वो लिखा ऐसे, और लिखते हुए मुझे ये फील हो रहा था कि मैं अपना पॉइंट इतना क्लियरली बता रहा हूँ कि रीडर को शुरू से लेके एंड तक स्टोरी डेवलप होती महसूस होएगी और फिर एंड होती हुई महसूस होएगी। तो और जब मेरा राइटिंग का 7 बैंड्स आए तो उससे मुझे ये कंफर्म हो गया कि आईएलटीएस वाले नहीं चाहते कि आप ब्लाइंडली स्ट्रक्चर्स को या फॉर्मेट्स को फॉलो करें। आईएलटीएस वाले ये चाहते हैं, दे एक्चुअली वैल्यू योर राइटिंग स्किल्स। सो इफ़ यू हैव गुड राइटिंग स्किल्स, just show them in that IELTS test. So on a good day you will score good. तो लिसनिंग के अंदर मेरे ख्याल में मैंने एक भी गलती नहीं थी की, अल्लाह का शुक्र है। रीडिंग के अंदर आई थिंक मेरी कोई 2 गलतियां शायद हुई हों, इसीलिए सारी बात है 8.5 आए हैं। लेकिन जब मैंने अटैम्प्ट किया था उस दिन मुझे ये लग रहा था कि मुझे सारे रीडिंग के आंसर्स पैसेज में से मिल गए हैं। सिनोनिम्स की मदद से मैंने वो किया था ना, तो सारे आंसर्स मुझे उधर टेक्स्ट के अंदर से मिल गए थे। अच्छा, स्पीकिंग के अंदर मेरे 8 बैंड्स आए। स्पीकिंग मेरी बहुत अच्छी गई थी। मैंने बड़ा उनको वैलिड आंसर्स दिए थे और प्रॉपर एक लॉजिक के साथ उनको मैं लेके चला था पूरे स्पीकिंग के सेशन में, ठीक है।
लेकिन मेरे 8.5 बैंड्स अगर आ जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता। तो वो उसमें बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि फिर भी माशाल्लाह अच्छा स्कोर मेरा आ गया। तो 9, 8.5, 7 एंड 8, तो ये तकरीबन CLB 10 बनता है आइल्स लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में, और राइटिंग के अंदर ये CLB 9 बनता है। तो राइटिंग के अंदर मेरे थोड़े से 0.5 बैंड्स कम आए, लेकिन वो उसका मैं यही समझता हूँ कि चूँकि मैंने 6 पैराग्राफ्स लिखे थे, और अब वो उन्होंने कहा था कि डू यू एग्री। अब एग्री के अंदर मैंने उनको पांच लॉजिक्स मैंने उनको दी थी कि जी ये 5 मेरे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मैं एग्री करता हूँ। अब बाद में मैंने जब आइल्स का टेस्ट दे दिया तो बाद में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि जो 2 पॉइंट से ज़्यादा आपने ना एग्रीमेंट में या डिसएग्रीमेंट में 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बताने हैं। तो मैंने वहाँ पे 5 पॉइंट्स बताए। तो शायद इस वजह से वो थोड़ा सा उनके लिए वेग हुआ किसी जगह पे, तो इस वजह से उन्होंने 7.5 नहीं दिए। लेकिन बहरहाल आई ट्राइड टू बी ओरिजिनल। मैंने कोई किसी का लफ्ज़ कॉपी नहीं किया कि फलाने बंदे ने बताया कि जी ये वर्ड आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको इतने बैंड्स मिल जाएंगे। ये सारी वीडियोस मैंने बाद में देखी, तो फिर मुझे पता चला कि तो बाकायदा इस तरह के फॉर्मेट्स आए हुए हैं और बाकायदा ये सारी चीज़ें हैं। ये थी मेरी आइल्स की स्टोरी, ये थी मेरी इंग्लिश की जर्नी। और मैं नहीं समझता कि मैं बड़े हाई फाई बैकग्राउंड से था। मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा, 12वीं तक मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा, और BCom भी तकरीबन उर्दू मीडियम ही था। MBA में थोड़ा इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ, लेकिन क्या था, रीडिंग का शौक। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं हमेशा मूवीज़ का बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और शायद इस वजह से इंग्लिश मूवीज़ देखने की वजह से थोड़ी सी इंग्लिश मेरी बेहतर हुई थी। हालांकि घर में भी मेरे अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने का माहौल नहीं था, ना ही स्कूल में था, ना ही फ्रेंड सर्कल में था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंग्लिश लैंग्वेज मैंने इस तरह से सीखी नहीं है किसी से, लेकिन यह है कि मैं हॉलीवुड की मूवीज़ देखने का बड़ा शौकीन था और हूँ। शायद इस वजह से लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई इंग्लिश की। हालांकि इर्द गिर्द मेरे माहौल नहीं था ऐसा अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वाला। खैर, रीडिंग की मेरी हैबिट थी, है हैबिट। मैं कॉलम्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन हूँ हमेशा से। शायद इस वजह से थोड़ी सी लैंग्वेज बेहतर हो गई। बहरहाल ये सारी मेरी स्टोरी थी आइल्स की और इंग्लिश लैंग्वेज की जनरली। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्टोरी से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स को अडॉप्ट करेंगे, और जो मैंने गुजारिशात की कि राइटिंग की हैबिट को बनाएं, रीडिंग की हैबिट को बनाएं, सोशल मीडिया के ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस जो करते हैं उसमें राइटिंग की हैबिट को बढ़ाएं, शॉर्टकट्स ना यूज़ करें, उसमें कोशिश करें 1 लाइनर्स, 2 लाइनर्स, 3 लाइनर्स लिखें। और ये छोटी छोटी हैबिट से ही आपकी लैंग्वेज जो है वो बेहतर होती है। और जिन लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलरेडी महारत है उनको मेरा ये मशवरा है कि व्हेन यू गो इनटू दैट आइल्स एग्जाम, यू नीड टू बी नेचुरल, यू नीड टू बी योरसेल्फ। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट साथ लेकर जाएं, और किसी बंदे के आइडियाज़ कॉपी करने की कोशिश ना करें। यस, उनसे आइडिया एक लेके उसको अपने अंदाज में अटेम्प्ट करें। किसी बंदे का आइडिया एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी ना कीजिएगा प्लीज़, ये मेरा आपको मशवरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप अपने आइल्स टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके बैंड्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब आइल्स के टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके बैंड्स बहुत अच्छे आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप मी इन योर प्रेयर्स, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट हेल्थ इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप मेरी इस हम्बल सी जर्नी को सुन के थोड़े से इसमें से पॉइंट्स लेंगे, और व्हेन यू गो फॉर द आइल्स एग्जाम, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you very much. This is Ali Iftikhar and I'm signing off.